सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का पहला मीटअप है इस चैनल पे द नॉलेज हब। तो अभी तक आप लोगों ने मैथ्स का लेक्चर एंजॉय किया था, तो आज मैं आ गया हूँ आपका बायोलॉजी टीचर। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी लेक्चर्स है, जितना भी टॉपिक्स है, हम आपके लिए इतना सिंपल कर दें कि आप लोग को सुन के भी पढ़ के भी बहुत मज़ा आए और आप लोग सब चीज़ को रिलेट कर पाए और समझ पाए। तो उसी तरीक़ा से बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो आज का टोटल लेक्चर बेस्ड है हम लोग का ये टॉपिक सेल पे। क्लास 9 का बेसिकली ये हम लोग चैप्टर सेकंड है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। तो ये सेल क्या है, सेल का बेसिक हम लोग जानेंगे और सेल के बारे में हम लोग जानेंगे कि सेल एक्चुअल में है क्या, इसको डिस्कवर्ड किसने किया और इसके टाइप्स के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन की हम लोग को सेल के बारे में, जो सेल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उसका हम लोग को बेसिक समझ में आए। क्योंकि अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आई होप अगर हम लोग आगे आप लोग अगर आगे लेवल पे जाएंगे तो आप लोग को और आसानी होगा चीज़ों को समझने में। क्योंकि सेल यार बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा दूर तक आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने आसपास में हम लोग को अलग अलग नमूने देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं और इंसानों में भी बहुत सारे नमूने हैं। आप लोग को तो पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो ये जो नमूने जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो हम लोग को ये दिमाग में आता होगा कि यार ये बना किससे है, यार कुछ किसी चीज़ से तो बना होगा। तो असल में बायोलॉजिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये बने हैं सेल से। अब सेल क्या है, एक छोटा सा इकाई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग पढ़े हैं डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। हाँ, इसका अगर डेफिनेशन में ऐड करेंगे, अगर डेफिनेशन को सही तरीके से समझेंगे तो इसका डेफिनेशन होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है प्लस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब क्या है। स्ट्रक्चरल से हमको समझ में आ रहा है कोई स्ट्रक्चर, इसका वजह से स्ट्रक्चर से रिलेशन होगा, और फंक्शनल से मतलब क्या है, ये कोई फंक्शन करता होगा। जैसा कि स्ट्रक्चर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे हम लोग देखें हैं कि जो हम लोग का घर बनता है, ठीक है, तो घर किससे बनता है। अच्छा, ये मत भूलिएगा प्यार मोहब्बत से बनता है, फिलोसफी का क्लास नहीं चल रहा है। तो हम लोग का घर बनता है ब्रिक से, जो हम लोग देखते हैं ना, ब्रिक होता है, तो उससे हम लोग का घर बनता है। और ब्रिक लगा लगा करके हम लोग का बहुत सारा वॉल्स बनता है, वॉल्स मिला के घर बनता है। तो इन द सेम वे जो ऑर्गेनिजम्स होता है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, वो सब मिलके बनता है। छोटे छोटे ब्रिक्स अगर बोला जाए तो उसको बोलेंगे सेल। छोटे छोटे सेल से मिलके बनता है, छोटा छोटा सेल से मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो इसमें एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। सेल देखिए, अब ये जो सेल, बहुत सारा जब सेल जब मिलता है छोटा छोटा, तो ये क्या बनाता है, सेल बनाता है आपका टिश्यूज़ बनाता है। क्या बनाता है, टिश्यूज़। हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 में, टिश्यूज़ बनाता है। अब ये बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, है ना। ऑर्गन्स जैसे हम लोग का हार्ट हो गया जो बहुत धड़कता है, पता है ना धड़कता है किसके लिए, कोई बात नहीं, पता करके बताएंगे। ऑर्गन्स, उसके बाद आता है ऑर्गन्स मिला के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हम हो गया हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सब हो गया हम लोग का ऑर्गन सिस्टम। एंड जब ये ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिल जाता है तो ये क्या तैयार कर देता है, एक ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देता है। ये थोड़ा गुस्सा वाला दिख रहा है ऑर्गेनिज्म, लेकिन क्या करिएगा, कोरोना का टाइम है, बेचारा लोग सब पैंडेमिक में गुस्सा है भाई, गुस्सा हो गया है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ये बन गया। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे हम लोग को ये पता चला कि सेल क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो पहला यहाँ पे हम लोग समझ गए। नाउ सेकेंड थिंग फंक्शनल है। भाई फंक्शनल कैसे है, भाई कोई काम कर रहा है तभी फंक्शनल है। आप जितना भी जो दिन भर काम करते हैं ना, आप नहीं काम करते, आपका असल में सेल काम करता है। सेल काम करता है तभी एनर्जी वो बना पाता है, अंदर में वो एनर्जी को बिल्ड कर पाता है, और वही एनर्जी हम लोग यूज़ करके हम लोग काम कर पाते हैं। जितना भी काम हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, सब सेल के वजह, सेल में एक्टिविटी की वजह से होता है। तो ये हम लोग का टोटल हो गया डेफिनेशन, हम लोग समझ चुके होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कि ये इसका डिस्कवरी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो हम तब तक बोर्ड इसको रब करके हम लिख देते हैं कि आप लोग को सही से समझ में आए।
तो अभी हम लोग ने बेसिक पढ़ा सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि सेल को, ये जो सेल चैप्टर है इसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं और इतना दिमाग खराब हो रहा है, आपका भी हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो आपका जो दिमाग खराब हो रहा है, आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो ये पढ़ने का कारण कौन है? तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कारण है रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया था एक प्लांट में, ठीक है। प्लांट का जो ऊपर का जो बार्क होता है वहाँ से उन्होंने कॉर्क से एक सेल को उन्होंने देखा और उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, ठीक है, और उन्होंने नाम रखा सेल। अब सेल असल में एक उन्होंने जो नाम रखा, जो नामकरण किया, वो असल में सेलुला एक लैटिन वर्ड है, सेलुला, सेलुला, हाँ। तो सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइनी रूम्स या स्मॉल कंपार्टमेंट। तो उन्होंने इसी वजह से, क्योंकि अंदर में हेक्सागोनल छोटा छोटा कंपार्टमेंट था, तो उन्होंने इसी की वजह से उसका नाम रख दिया सेल। नाउ तो ये नॉन लिविंग सेल था एक्चुअली। उसके बाद आते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहुक 1664 में। उन्होंने सबसे पहला, तो ये याद रखिएगा हमेशा, कभी भी इसको मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। नॉन लिविंग जो सेल था उनका डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया, और जो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक थे उन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। और वो कहाँ से? स्पर्म सेल, ह्यूमन का, डॉग का स्पर्म सेल से उन्होंने डिस्कवरी किया था सबसे पहला लिविंग सेल का। ओके, उसके बाद आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है जिसको प्रेजेंट किया था, जिसको दिया था जैकब मैथियस केल्डन एंड थियोडोर स्क्वान, ठीक है। इन्होंने ये दोनों साइंटिस्ट है, मतलब ये जैकब जो स्केल्डन है वो असल में जर्मन बोटेनिस्ट है। मतलब उन्होंने प्लांट के बारे में, प्लांट के सेल को गौर से इंस्पेक्ट किया था और उन्होंने अपना एक सेल के प्रति धारणा बनाया था। और जो स्क्वान थे वो एक असल में जूलॉजिस्ट थे। तो इन दोनों का जो सेल के प्रति, मतलब सेल के प्रति जो आइडियाज था, जो थ्योरी था, वो मिलकर के क्या बना? सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने सेल के रिगार्डिंग बहुत सारा चीज़ बताया, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक और एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने तो सिर्फ एक छोटा सा देखा था, डिस्कवरी किया था कि सेल बोल के कुछ होता है, लेकिन सेल असल में क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, ये सब चीज़ वो ठीक से नहीं बता पाए थे। तो वो सेल थ्योरी में स्क्वान एंड सेल्डन ने बताया। उसके बाद आर वर्चो आते, रिचर्ड वर्चो, इनका भी, ये भी थोड़ा मतलब एकदम अच्छे खासे इंसान थे। इन्होंने ये बताया कि जो सेल होता है ना, एक सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। मतलब एक सेल जो है, मतलब पप्पा, जैसे हम लोग बोलते हैं पप्पा से बेटा आता है, इन द सेम वे एक सेल से दो सेल या फिर मल्टी मतलब बहुत सारा सेल्स आता है। तो उन्होंने यही अपना आइडिया दिया था, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपका कुछ जो कल्प्रिट जिनकी वजह से हम लोग सेल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे यार बहुत अच्छे हैं यार, उससे मत बोलो, ठीक है। तो सेल पढ़ रहे हैं, ओके। तो अब हम लोग एक बात जान लें कि सेल को हम लोग ना आर्किटेक्ट के हिसाब से, उसके आर्किटेक्ट के हिसाब से कि वो कैसा है, उसका अंदर के आर्किटेक्ट के हिसाब से हम लोग सेल को दो टाइप्स में उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ बोर्ड, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, बोर्ड मिट गया है, ठीक है। अब हम लोग दो टाइप्स के बारे में जानते हैं, मतलब अंदर के आर्किटेक्ट के हिसाब से सेल का। तो सबसे पहला आता है प्रोकैरियोट्स। क्या आता है? प्रोकैरियोट्स, सबसे पहला सेल, ठीक है। अब देखो यार, प्रो लिखा हुआ है, तो ये मत समझना भाई प्रो सेल, तो ये जो सेल था बहुत प्रो था, मतलब एकदम हीरो वो टाइप का प्रो, जो अभी बोलते हैं ना यार प्रो गेमर है हम लोग, तो वैसा कुछ नहीं था। यहाँ पे प्रो का मतलब अलग है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब बहुत ही पुराना। कैसा? बहुत ही पुराने जमाने का, ठीक है। तो बहुत प्रिमिटिव सेल था। और ये प्रोकैरियोट्स का एक मतलब इसको पहचानने का क्या तरीका है? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस होता है असल में, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगा तो आपको न्यूक्लियस कैसे दिखाई देगा? तो इसलिए प्रोकैरियोट्स को हम लोग इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस मतलब दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो ये प्रोकैरियोट्स मतलब बहुत ही पुराने समय के, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स मतलब असल में इसका मतलब होता है न्यूक्लियर। तो वो सेल जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है
उसको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और सेकेंड्स आता है यूकैरियोट्स, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग एक डिटेल अलग से लेक्चर हम लोग करेंगे, लेकिन अभी बेसिक जानने के लिए हम लोग ये इतना जानते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियोट्स का मतलब बताए थे, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या है? भाई का एकदम ये थोड़ा अच्छा खासा अच्छा खानदान का है तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम जबरदस्त तरीके से है, तो इससे आपको मतलब देखिएगा तो आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो यही बेसिक सा डिफरेंस होता है एक प्रोकैरियोट सेल में और एक यूकैरियोटिक सेल में, ओके। अभी अब सेल के नंबर के हिसाब से, सेल के ये तो अंदर का आर्किटेक्ट के हिसाब से हम लोग ने डिवाइड किया। अब सेल के नंबर के हिसाब से सेल के मतलब अभी जैसे हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं कि एक हाथी हो गया और एक चींटी हो गया, ठीक है। तो हाथी बहुत बड़ा है यार, चींटी इत्तू सा है, ठीक है। वो इत्तू सा क्यों है? क्यों? रीजन क्या हो सकता है? उसका सेल में कोई गड़बड़ी हुआ क्या? सेल का साइज में कोई फर्क है क्या? हाँ, बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि भाई हाथी का सेल छोटा बड़ा सा होगा, चींटी का सेल छोटा सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि असल में जो भी किसी का साइज जो डिपेंड करता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज डिपेंड करता है वो सेल के क्वांटिटी की वजह से होता है। क्योंकि हाथी में बहुत सारा सेल है इसलिए वो बहुत बड़ा है, चींटों में इतना सा सेल है, एक थोड़ा मोड़ा होगा, ठीक है, इसलिए बहुत छोटा छोटा सेल है, बहुत छोटा दिखता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है आपके सेल के नंबर पे। तो उस सेल के नंबर पे दो टाइप का सेल होता है, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मल्टी सेलुलर, ओके। तो यूनिसेलुलर मतलब क्या? यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल, एक सेल से बना हुआ को यूनिसेलुलर बोलेंगे। और मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब जबरदस्त बैंक बैलेंस है, तो मल्टी सेलुलर है मतलब बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होगा? आप कैसे बताएगा कि ये सेल यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है? तो सिंपल सा बात है भाई, आपको जो दिखाई नहीं देता वही यूनिसेलुलर है, तो आपको यूनिसेलुलर देखने ही नहीं है। हाँ, मल्टी सेलुलर हम लोग देख सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर जितना भी हम लोग चीज़ देख पा रहे हैं, जितना भी देख पा रहे हैं, आप एक चूटी भी अगर देख पा रहे हैं ना, उससे भी छोटा कुछ अगर देख पा रहे हैं तो वो भी मल्टी सेलुलर है, वो भी हजारों हजारों लाखों लाखों मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा यूनिसेलुलर वो सेल होता है जो एक सेल से बनता है और हम लोग को कभी दिखेगा जिंदगी में नहीं। हाँ, माइक्रोस्कोप है तो भाई आराम से देख सकते हो। और मल्टी सेलुलर मतलब क्या? देखो हम लोग सिंपल सा इतना सुंदर सा है तो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये हम लोग को ओवरऑल एक लेक्चर एक बेसिक सेल के ऊपर। हाँ, एक दो चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला बात, भाई साइंटिस्ट का नाम गलत मत लिखिएगा। बेचारा रॉबर्ट हुक का जो बता रहे थे, गलत लिखिएगा ना तो बस टीचर वह क्या करेगा? काट देगा, तो नंबर मिलेगा नहीं। तो आप लोगों को साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है, और डेट याद कर लीजिएगा। और जो दूसरा बात मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे आप लोग को पता है सबसे बड़ा सेल कौन सा है? हम लोग का पूरा अर्थ में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? हाँ, आप सही बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिच नहीं यार, ऑस्ट्रिच का एग, वो जो अंडा होता है ना, इतना बड़ा होता है, अच्छा खासा कद्दू जैसा नहीं, हाँ उसी टाइप का होता है भाई। हाँ, तो ये सबसे बड़ा सेल है। और सबसे छोटा सेल है एक बैक्टीरिया, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। बहुत छोटा होता है, 0.1 म्यूएम का होता है, ठीक है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा सेल होता है। और अगर इंसान में बात करिएगा, अगर ह्यूमन बॉडी में बात करिएगा, तो ह्यूमन बॉडी में आपका जो सबसे बड़ा सेल पाया जाता है एक ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे बड़ा सेल होता है ओवम, एक होता है, एक वो सबसे बड़ा ये आपका सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। सबसे छोटा सेल होता है वो होता है स्पर्म, जो अच्छा ठीक है, उसका ऊपर लेक्चर आएगा, छाप मत लो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, ठीक है। और बस यही छोटा मोटा चीज़ है जो आपको याद रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारा है, हम आप नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत कुछ लाएंगे। बस आप लोग भाई सपोर्ट करिए, और ये हम यकीन दिलाते हैं आपको हमारे साथ बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आप लोग को, हाँ, और अगर आप लोग को कुछ समझ नहीं आया होगा, ठीक है, मेरा राइटिंग के लिए हमको माफ़ करिए, मेरा राइटिंग बोर्ड पे अच्छा नहीं है, ऐसे हम बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आपको जो बायोलॉजी का जो लेक्चर पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, ईमेल पे आप हमको मेल कर सकते हैं, ठीक है। और बस हैशटैग चलाइए अरमान भैया जी, ठीक है। तो बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बस अच्छे से पढ़िए और कोविड में ज़्यादा घुमा फिरी मत करिए, फालतू में कोरोना हो जाएगा तो दिक्कत है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।